दो चार्ज, सबसे पहले हम बात करते हैं भैया चार्ज की। देखिए चार्ज क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, इसकी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल बॉडी, मतलब जिसके पास मास हो। और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दूसरी चार्ज बॉडी को आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी। भाई प्लीज सभी मत बोल, मैंने गलत में थोड़ी बनाई यार, सबकी ला दिखा अभी ले लो, अभी ले लो, ठीक है। एसआई यूनिट ध्यान रखना, एसआई यूनिट क्या होती भैया, कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला इसका चार्ज का क्या होता है भैया, ए टी, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अच्छा ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों नाम है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों नाम है और कुछ नहीं है कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज है और तू नेगेटिव चार्ज है, तू पॉजिटिव चार्ज है और तू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है भैया, ये नाम है जस्ट, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है भैया, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है। और इसके एग्जांपल है भैया इलेक्ट्रॉन और बीटा नेगेटिव पार्टिकल। जो भी बोलता हूं मिला क्लास से बाहर जाएगा वो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। फिर आते भैया हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो भैया हम आपको बता दूं, पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है एडिटिविटी। क्या होती है, एडिटिविटी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एक बॉडी के अंदर कुछ चार्ज है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो कह रहा है जो टोटल चार्ज होगा वो सारे चार्ज के सम के बराबर होगा विद देयर साइन। जो पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव लिखना और जो नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव लिखना, ठीक है। इससे आपको टोटल चार्ज की वैल्यू पता लग जाएगी। लेकिन ये वैलिड कहां पर है, छोटे लेवल पर, छोटे लेवल पे। क्योंकि बड़े लेवल ऑफ चार्ज में, जब मैं चार्ज बड़े लेवल की बात करता हूं तो यहाँ पे नंबर इतना ज्यादा हो जाएगा कि उनको जोड़ना क्या होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए छोटे लेवल पर ही वैलिड रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है। अगर मान लीजिए ए बी को इलेक्ट्रॉन दे रही है, चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना या लेना, यही है भैया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दे रही है तो हमेशा ध्यान रखना वो बॉडी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन हमेशा एन की टर्म में देगी, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। जितना ये बॉडी चार्ज देगी उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस एन ई, जितना ये बॉडी चार्ज लेगी उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस एन ई। यानी टोटल ट्रांसफर चार्ज क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। एन की वैल्यू अगर क्यू अपॉन में ई, एन क्या होगा, क्यू अपॉन में ई। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन स्लैश प्रोटॉन, ठीक है। और ये जब भी सही रहेगा ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज जब भी सही रहेगा जब एन की वैल्यू क्या आएगी, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एक सिस्टम पर इनिशियल जितना चार्ज रहेगा उतना ही क्या रहेगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू। एग्जांपल देखो, ऊपर वाला डायग्राम ही है, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा ट्रांसफर होने के बाद, प्लस एनी, और इसके ऊपर कितना है, कुल चार्ज की वैल्यू कितनी भैया, पहले कितनी थी ट्रांसफर होने से पहले, पहले ट्रांसफर होने से पहले इसके पास बढ़ा गया, आगे दिखता नहीं है, चल ठीक है बात मत करियो, ठीक है। इसके ऊपर देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पहले ए पे कितना चार्ज था, जीरो, बी पे कितना चार्ज था, जीरो, टोटल चार्ज कितना हुआ, जीरो। लेकिन ट्रांसफर होने के बाद इस पे कितना चार्ज आया, इस पे अब भी जोड़ोगे तो कितना आएगा। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन वगैरह, बहुत सारी चीजें जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और थी, है इनवेरिएंट इन नेचर, इनवेरिएंट इन नेचर। देखिए मास बॉडी का रेस्ट में कुछ और होता है, उसी सेम बॉडी का मास क्या होता है, मोशन में कुछ और हो जाता है। रेस्ट में उस बॉडी की लेंथ कुछ और होती है, मोशन में कुछ और हो जाती है।
बॉडी के लिए रेस्ट में टाइम अलग तरीके से बीतता है, मोशन में अलग तरीके से बीतता है। समझ गया? यानी ये सब चीजें क्या रिलेटिव है, क्या है रिलेटिव चीजें वेरी करती है, रिलेटिव चीजें वेरी करती है, ठीक है भैया। लेकिन आपको बता दूं एक बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, तो जब वो मोशन में भी आएगी फिर भी क्या होगा, 2 ही कूलम रहेगा, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी चार्ज कैसा है, इनवेरिएंट इन नेचर है। रेस्ट में चार्ज और रेस्ट में बॉडी के ऊपर चार्ज, मोशन में बॉडी के ऊपर चार्ज, हमेशा दोनों क्या होते हैं भैया, सेम होते हैं। यह है इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, ठीक है भैया, एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और है, चार्ज ट्रांसफर्ड विद मास। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो मास का भी ट्रांसफर होगा। बगैर मास के ट्रांसफर के चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। किसी बॉडी पे चार्ज है तो समझ जाना उसके पास क्या होगा, मास होगा, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल बॉडी की। चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल बॉडी की भैया। मटेरियल बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसके पास क्या है भैया, मास है। बगैर मास वाली बॉडी के ऊपर चार्ज आना पॉसिबल नहीं है। अल्फा मास है भैया, उसके ऊपर चार्ज भी है। बीटा मास है, चार्ज भी है। गामा के पास मास नहीं होता तो इसका मतलब चार्ज भी। फोटोन लाइट का पार्टिकल है, उसका मास क्या होता है, 0, उसके पास मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा। समझ गया? अगर अब आपको पता ही है भैया कि चार्ज आता क्यों है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस या इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस की वजह से। और इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, मास कैरी करता है। तो अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेस और, है ना, एक्सेस है या फिर कम है, तो तभी चार्ज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है भैया, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू चार्ज ए बॉडी, क्या मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्ज। भैया हमारे पास कुछ मेथड है, जैसे फ्रिक्शन। देखिए मैं इसको बताऊंगा नहीं पूरे एकदम, ठीक है, बता दे रहा हूँ ऊपर से, ठीक है, लिखवा नहीं रहा पूरे डिटेल में। फ्रिक्शन क्या कहता है कि आप दो बॉडी को जब रब करते हो तो उस रबिंग में हीट निकलती है, और हीट दोनों एटम के पास जाएगी जो बॉडी आपस में रब कर रही है। अब जब हीट गई तो आपको पता है हीट लेने से इलेक्ट्रॉन क्या होती है भैया, बॉडी एमिट कर देती है। कौन सी बॉडी एमिट करती है, जिसके एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी और क्या आएगा उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। और जो बॉडी गेन करेगी उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बाय फ्रिक्शन हो गया। दूसरा है कंडक्शन। क्या है, कंडक्शन में क्या होता है कि देखिए आप ध्यान रखना, उस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन कम होगा। उस बॉडी का पोटेंशियल कम होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। जब ऐसी दो बॉडी को आपस में आप कनेक्ट करते हो तो लोअर बॉडी यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं कहां पर, हायर बॉडी यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। और कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। दैट फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल। देखिए अगर मैं हायर टू लोअर बोलूंगा तो पॉजिटिव चार्ज, और लोअर टू हायर बोलूंगा तो, जबकि होता नेगेटिव चार्ज का फ्लो, यानी लोअर टू हायर बॉडी के तरफ चार्ज का ट्रांसफर होता है, लोअर पोटेंशियल टू, और किसका, कौन से चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का। इसका द फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, टेक प्लेस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। चार्ज सेम पर चार्ज नहीं रुकता फ्लो, चार्ज का फ्लो जब रुकता है जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है भैया, कंडक्शन है। अगला है इंडक्शन। क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है तो उनको बता दो भैया, इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं इसे, जब इसके पास में आप कोई चार्ज बॉडी लाओगे, ये प्लस चार्ज बॉडी है, तो भैया बाय इंडक्शन इसके इस वाले एंड पर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अच्छा आपको बता दूं ये अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, रिपेल। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा बिट्टू, कौन सा ज्यादा होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव, क्योंकि भैया यहाँ पर अनलाइक चार्ज के बीच की दूरी क्या है, कम है, और लाइक चार्ज के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। ये तो नहीं है, हमेशा जहां पर पोलराइजेशन होगा वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये बॉडी क्या होगी, और जब ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो बॉडी क्या होगी, हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी, नेट फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है भैया। अच्छा ऐसी बॉडी को अगर आप अर्थिंग कर दोगे, अर्थिंग, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, सबको याद रखना है, क्या रखना है, 0। और आप अर्थ को कितना भी चार्ज दे दो या कितना भी चार्ज ले लो, उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क, यानी अर्थ का जिससे भी कनेक्ट, चलो मान लो मेरा पोटेंशियल 10 है, ठीक है, और अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0। मैंने अपने आप को अर्थ से कनेक्ट कर लिया तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा प्रशांत, 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है बॉडी का, दो बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांसफर जब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, 0।
थोड़ी देर बाद अर्थ भी मेरा पोटेंशियल क्या कर देगी, जीरो ही कर देगी। समझ गए भैया। तो जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो आपको बता दूं कि जैसे ही आप अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे तो इस साइड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब क्या बचा इस पेपर, केवल नेगेटिव बचा। ये बॉडी क्या बनी, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ऐसे अगर आपको बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो आप यहां पर प्लस की जगह पे क्या लाओगे, माइनस। इधर क्या आएगा, प्लस, और इधर क्या आएगा। और जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे अर्थ इसके पोटेंशियल को, नेगेटिव वाले पोटेंशियल को फिर क्या करेगी, जीरो कर देगी। पॉजिटिव नहीं करेगी, जीरो कर देगी, उसकी वैल्यू खत्म कर देगी। कोई भी चार्ज होगा अर्थ के कांटेक्ट में, कोई भी चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्यों नहीं है, जीरो हो जाएगी, खत्म। दूसरा ही बचेगा जो दूर वाला एंड का। ठीक है। अगला क्या भैया, ये हो गया, तीन मैथड थे ना हमने। हाँ हाँ हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सबको सुन रहे हैं भैया। देखिए केमिस्ट्री में थ्रेशोल्ड कहते हैं और फिजिक्स में वर्क फंक्शन कहते हैं। जो बड़ी बॉडी होती है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देती है एनर्जी लेने पर, उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। जो छोटी बॉडी होती है वो एनर्जी लेने पे इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं कर पाती, उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। समझ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे भैया हाउ टू चार्ज द बॉडी तो हो गया। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन दोनों चार्ज किसमें होनी चाहिए, रेस्ट में चाहिए। द फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज एट द फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आपको बता दूं इसके दो टाइप होते हैं, एक तो अट्रैक्टिव होता है, दूसरा क्या होता है, रिपल्सिव होता है। अट्रैक्टिव कब होगा, जब Q1 आपका नेगेटिव और Q2 क्या होगा, पॉजिटिव। तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, रिपल्सिव होगा जब Q1 आपका नेगेटिव और Q2 भी क्या होगा आपका नेगेटिव। इनके बीच में क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। ठीक है भैया। तो एक क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कि अगर मान लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, एक नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू में पॉजिटिव, नेगेटिव, और नेगेटिव चीजों का प्रोडक्ट क्या होता है, लेस देन। यानी ऐसे दे रखा होगा, बोले व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आ रहा है, तो इनके बीच में फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। अच्छा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, या ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, अगर दो चार्ज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है भैया। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताने के लिए कुलम्स नाम के एक वैज्ञानिक है और उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है भैया। वो लॉ कहता है कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और उन दोनों चार्ज के सेंटर के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, उतना कम होगा। ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर को मैं कंबाइन करता हूं, ये Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर एफ इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और एफ की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो पूरी कांस्टेंट टर्म है, हर जगह पे आपको अप्लाई करना है इसको। लेकिन ये वाली चीज क्या है, वेरिएबल है। क्या है ये, वेरिएबल है। ठीक है। डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, वैक्यूम के लिए एक होती है, वैक्यूम के लिए, है ना। और वाटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, वैक्यूम के लिए और वाटर के लिए क्या होती है, 80 और 81 भी यूज करते हैं। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना। आ गया ग्लास का पानी दे रखा होगा तुम्हें, कांस्टेंट नहीं है, बड़े गेट में। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है भैया। तो इसकी वैल्यू आपको, भाई प्लीज बोली नहीं कोई भी। ठीक है भाई, ध्यान रखिए, मैंने पहले बोल रखा है जो बोलेगा वो क्लास से बाहर जाएगा। मैं अगर दरवाजे दूंगा बाहर चले जाना। ठीक है। अगर बात करनी हो तो चले जाना, गेम खेलिए तो भी मैं छुट्टी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हें चुप भी कराऊं उसके बाद फ्री करूं। ठीक है। तो भैया ये टर्म क्या है भैया, आपकी वेरिएबल है। क्या है ये, अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है भैया, समझ जाना। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा, लेकिन इसको बता दे रहा हूं, जिस मीडियम के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, सुन लीजिएगा, जिस मीडियम में इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। जिस मीडियम में इसकी वैल्यू कम होगी वहां पे फोर्स क्या होगा, वैक्यूम में सबसे कम होती है तो वैक्यूम में फोर्स सबसे, और ग्लास में अगर 80 होती तो फोर्स क्या होगा, 80 गुना कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एप्सिलॉन आर, ये रेशियो होता है किसका, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम का रेशियो होता है। समझ गए। तो इसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है, बाकी और मीडियम के लिए 1 से ज्यादा होती है, लीस्ट 1 ही है। ठीक है। और जहां पे लीस्ट होगा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आगे बढ़ते भैया, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म।
ऑफ कुलाम्स। कुछ नहीं है, ये देखो मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। ये Q1 फोर्स है, ये Q2 Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक है, इनके बीच में कोई सा भी फोर्स लग रहा हो, मान लीजिए F12 क्या, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, है ना, और F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू, है ना, बराबर है बात। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा F12, और डायरेक्शन क्या होगी, तो भैया देखिए ये फोर्स 1 से 2 की तरफ जा रहा है, किस पे लग रहा है, फोर्स 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है 2, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी 1 से 2 की तरफ, तो डायरेक्शन लेने आपको रेडियस, रेडियली 1 से लेके 2। देखिए फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब जो डायरेक्शन होगी रेडियस की ही होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फोर्स वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन क्या होगी R12 क्या, ऐसे ही इस फोर्स के पास क्या होगा, F21 के पास मैग्नीट्यूड कितना होगा F21, डायरेक्शन क्या होगी R21 क्या, ठीक है। चलो इसको आगे सॉल्व करके देखा होगा, के Q1 Q2, देखिए फोर्स किसके बीच में लग रहा है, R1 से लेके 2 चार्ज जो है वो, तो यहां पे लिखना R12 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी R12 वेक्टर अपॉन में R12 मैग्नीट्यूड, के Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर अपॉन में R12 क्यूब, है ना। ऐसे ये क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा, नीचे क्या आएगा R21 स्क्वायर, R21 वेक्टर अपॉन में R21, ठीक है भैया, तो ये क्या होगा के Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर अपॉन में R21 क्यूब, ये पूरी वेक्टर फॉर्म आ गई। आपको बता दूं F12 जो होता है F21 के क्या होगा, मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन वाइज क्या होगी अपोजिट होगी, मतलब ये वाला चार्ज अगर इस वाले चार्ज को इधर खींच रहा है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को कहां खींचेगा, इधर, ये राइट में लग रहा है तो कहां लग रहा है लेफ्ट। चलो भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ड्राइव करने के लिए आता है, बस इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं भैया, मान लीजिए एक चार्ज है क्यू, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, क्यू 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 क्यू, बोल रहा है भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, सारे चार्ज क्यू। तो कह रहे भैया टोटल फोर्स निकालिए ए पे लगने वाला कुल फोर्स निकालिए, तो आपको पता है मान लीजिए माइनस बना लिया मैंने, ठीक है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, क्या होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, और ये वाला चार्ज ये वाले चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा, नीचे खींचेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है भैया। अब हम देख रहे हैं यहां पर इस वाले चार्ज पे ये फोर्स लग रहा है, बना दे रहा हूं मैं, ये ए है, ये क्या लग रहा है एफ ए डी, ये क्या है एफ ए बी, और बीच में एक लग रहा है कौन सा फोर्स एफ ए डी, ए सी है, ए सी, ठीक है, ए सी, समझ गए। तो अब आपको इसको इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, अगर इसकी साइड डी है, ये साइड क्या है डी, और ये क्या होगा √2d, ठीक है, डायगोनल जो होता है √2d होता है, तो क्या होगा ये एडी किसके बीच का फोर्स है, इन दोनों के बीच का फोर्स, बताओ क्या होगा, के चार दोनों क्या है क्यू, और दूरी कितनी है डी, के क्यू अपॉन में डी स्क्वायर, और ये क्या होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2d स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो के क्यू स्क्वायर √ अभी, और लोकेशन तो भेज रखी है, देखियो आपको 3-4 बच्चे दिख रहे हैं, बस तू ये नहीं बोल रहा, तू जवाब दे। बैठे नहीं मेरा, ठीक है भैया। अब हमें क्या करना भाई, प्लीज देखिए, ओए ये और ये, भाई प्लीज ध्यान दिए, ये देखिए अगर मैं इसको एफ लेता हूं तो इसको भी क्या ले लूंगा एफ, क्योंकि दोनों सेम है, और ये क्या हुआ, ये पूरा भी क्या एफ है, लेकिन यहाँ पे क्या है दो फालतू है, तो एफ अपॉन में क्या होगा 2, तो इन दोनों का रिजल्ट निकालूंगा, इन दोनों का पहले रिजल्ट निकालूंगा,
और फिर जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसमें ये क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, तो आपका रिजल्ट आएगा। वैसे इन दोनों का रिजल्ट, इनके बीच में एंगल कितना है, इसके और इसके बीच में 90 है, तो इन दोनों का एफ और एफ का रिजल्ट आएगा √2f। क्या आएगा, और √2f को f बाय में 2 से जोड़ूंगा तो आपका टोटल फोर्स क्या आएगा, √2f प्लस f बाय में 2। तो इसे सॉल्व करोगे तो f √2 प्लस हाफ f 2 √2 प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया 2। अब f की वैल्यू आप सबको ही पता क्या है, क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर √2 2 प्लस 1 अपॉन में क्या हुआ 2। ये हो गया टोटल फोर्स एट ए, खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन हो गए। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं बात करते हैं भैया अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड की। हाँ नहीं वो सब नहीं है, चार्ज डेंसिटी भी देख लो। चार्ज डेंसिटी देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसकी लेंथ एल है और जिसके ऊपर चार्ज क्या है क्यू। एल मीटर पर कितना चार्ज है, एल मीटर पर कितना चार्ज है क्यू, तो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा क्यू अपॉन में एल। अब तेरी क्लास कहाँ है, लगे शाम को 5 बजे। ये क्या होगा क्यू अपॉन में एल। देखिए 1 मीटर पे जो भी चार्ज होगा उसको कहेंगे लैम्डा, इसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसे ही एक बॉडी है जिसका एरिया क्या है ए मीटर स्क्वायर, क्या है चार्ज कितना है क्यू, तो हमने देखा भैया ए मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है क्यू, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज होगा क्यू अपॉन में ए। इसे कहते हैं लैम्डा, क्या कहते हैं इसे, ओसी सिग्मा। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर इतना चार्ज होगा। ये है बॉडी जिसके पास वॉल्यूम क्या है, 3D बॉडी है भैया, वॉल्यूम हमेशा 3D बॉडी का होता है। इसका वॉल्यूम भी है, इसके ऊपर चार्ज क्या है क्यू, वॉल्यूम क्या वी मीटर क्यूब, तो वी मीटर क्यूब में कितना चार्ज है क्यू, तो 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा क्यू अपॉन में वी। इसको कहते हैं रो। खैर इसका इस्तेमाल आपकी एनसीईआरटी में नहीं किया गया, ठीक है भैया, क्योंकि ये 3D बॉडी के ऊपर वैलिड है, आप ज्यादा से ज्यादा 2D बॉडी पे जाओगे, ये भी नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। अब आते भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हाइपोथेटिकल लाइन होती है, जो कि कहां से निकलती है प्लस चार्ज से, कहां जाती है माइनस चार्ज से। खत्म हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी। अच्छा कहां से निकलती है, प्लस से, कहां जाती है, तो इन जहां से निकलेंगी वही उसका नेचर होगा, तो इनका नेचर कैसा होता है पॉजिटिव, यानी ये आसपास के इलेक्ट्रॉन को या फिर जो भी है अपनी तरफ खींचेंगी। समझ गया, क्योंकि इनका सोर्स क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे पॉजिटिव की तरफ, और ये कहां से निकलती है पॉजिटिव से। देखिए क्या बोल रहा हूं मैंने कहा मान लीजिए प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेंगी, और कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा होगा तो कहां आएगा, वो इधर आएगा। कहां आएगा, इधर क्यों आएगा, क्योंकि भैया माइनस किसकी तरफ आता है, प्लस की तरफ आता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर निकल रही है तो इलेक्ट्रॉन कहां रहा है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन अगर रखा है वहां पे तो कहां आएगा लेफ्ट में। समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा उल्टा चलता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, कहां जाती है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है भैया पॉजिटिव होता है, इनमें रखा इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन मूव करेगा। इनके बीच अगर ज्यादा गैप है, लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है तो इंटेंसिटी क्या होगी वहां पर कम होगी, लाइंस के बीच में कम गैप कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है भैया, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि इस प्रॉपर्टी से पहले एक प्रॉपर्टी और थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है स्पेस में कर्व होती है, क्या होती है, और किसी भी पॉइंट की अगर आपको डायरेक्शन देनी है, मान लीजिए ए पॉइंट की आपको डायरेक्शन देनी है, तो आप क्या करोगे इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व होती है स्पेस में, और आपको किसी भी पॉइंट की अगर आपको डायरेक्शन देनी है तो आप उस पॉइंट पर क्या करोगे टेंजेंट खींचोगे। अगर मान लीजिए दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट की यहां पे डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट के हिसाब से यहां पे डायरेक्शन होगी। एक पॉइंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलेंगे तो सीधा कहां जाएंगी माइनस में, बीच में कहीं टूटनी नहीं है, इनका कोई टूटने वाला लोचा नहीं है। ठीक है भैया, अगला प्रॉपर्टी कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप समझते हो ना, ऐसा ऐसा लूप नहीं बना सकती है। क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है कहां से निकलती है प्लस से, कहां जाएगी माइनस में, तो यानी क्लोज लूप बनाने की कोई चांस नहीं है। ठीक है भैया, ये प्रॉपर्टी थी। और भी कौन सी प्रॉपर्टी बताओ, हाँ ये हमेशा चार्ज बॉडी की सरफेस की क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, जाती भी परपेंडिकुलर है आती भी क्या है परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर के अलावा नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ 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 वो ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक दूसरे के पैरेलल चल रही है ना तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। ठीक है, ऐसा दूर धकेलेंगे एक दूसरे को। ठीक है,
इनके बीच में साइड वाइज रिपल्शन होता है और लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथ वाइज टुकड़ेगी, श्रिंक करेगी, और साइड वाइज रिपेल करेगी, ध्यान रखना, ठीक है भैया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कुछ नहीं भैया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो सोर्स चार्ज की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्या होगी, ये चार्ज है क्यू, इसे कहता हूं मैं सोर्स, क्या कहता हूं उसे, सोर्स। और ये है क्यू नॉट, इसकी वैल्यू क्या, 1, इसको कहता हूं टेस्ट, क्या कहता हूं। तो इसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी, इसकी। तो फोर्स की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा प्रशांत, क्यू क्यू, और इनके बीच में दूरी क्या है यार, फोर्स क्या होगा, के क्यू, क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 1, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। भैया यही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान रखना, मैं आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता रहा हूं भैया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। जो भी 1 कूलम चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर मैं बोलूंगा भैया 1 कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, क्या है, इसका मतलब 1 कूलम का चार्ज 10 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो 50 कूलम वाला चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो मल्टीप्लाई कर देना। तो ध्यान रखना रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। तो भैया आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1 कूलम के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स। तो क्यू कूलम के द्वारा कितना एक्सपीरियंस किया जाएगा, क्यू ई। तो ये हो गया भैया फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। मतलब क्या हुआ कि भैया एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ई रखी है, क्या रखी है, ई का मतलब 1 कूलम का चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, भाई यू नीड अटेंशन ब्रो, यू नीड अटेंशन। वहां बैठ, नहीं 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 आप क्या आ गया? नहीं नहीं मेरी कुर्सी पे यार, अगर तूने बात की तो पेल दूंगा, मंजूर है बेटा, ऐसे पैर रख दिया। देखिए अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रखी है, ई। ई मतलब यहां पर जो 1 कूलम का चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ई करेगा, लेकिन यहां पर कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू। तो इस क्यू कूलम पे ई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, क्या लगेगा। तो ये रिलेशन होता है इनके बीच का, ठीक है भैया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट देनी है तो फोर्स अपॉन में क्या हुआ, चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की क्या होती है, कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है भैया। डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल लोगे, ठीक है भैया। चलो वेक्टर फॉर्म, क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। तो भैया वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो प्लस चार्ज से क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, रेडियली इनवर्ड। चलो भैया इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास दो चीज होगी, एक तो क्या होगा मैग्नीट्यूड, दूसरी क्या होगी डायरेक्शन। अच्छा रेडियली आउटवर्ड का मतलब प्लस आर कैप, क्या होगी, ठीक है। और यहां पर ईपी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगी रेडियली इनवर्ड माइनस आर कैप। तो भैया देखिए ई की वैल्यू कितनी होगी, के चार्ज कितना है, क्यू, दूरी कितनी है आर, और यहां पर क्या होगा आर कैप की जगह पे क्या होगा आर वेक्टर अपॉन में आर का, तो के क्यू सॉरी के क्यू अपॉन में आर क्यूब इंटू में आर वेक्टर। ऐसे ही क्या होगा नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म क्या होगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसके यहाँ पे क्या होगा माइनस आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा के क्यू आर वेक्टर माइनस लगा देना और अपॉन में आर क्यूब। अच्छा यहाँ पर प्लस लग रहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रेडियली आउटवर्ड है, और यहाँ माइनस लग रहा है तो इसका मतलब ये क्या रेडियली इनवर्ड है। बाकी आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका ये रहेगा, ठीक है। बात करते हैं भैया डाइपोल। डाइपोल क्या होता है भैया, तो जब दो चार्ज जिनकी वैल्यू क्या है भैया सेम है और उनके बीच में कुछ सेपरेशन होता है, लेकिन सेपरेशन को कैलकुलेशन में हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है भैया, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। इसके सेंटर से ये एल होता है और ये क्या होता है एल होता है। जब दो इक्वल अपोजिट चार्ज को कुछ डिस्टेंस सेपरेट किया जाता है तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं भैया डाइपोल कहते हैं। अगर मैं बात करूं डाइपोल के ऊपर टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्यों,
क्योंकि दोनों चार्ज के बीच में यहां से प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, कहां जाएगी, माइनस में, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी लेकिन टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। एग्जांपल ऑफ डाइपोल क्या होगा, HCl, NaCl, KCl एक्सेट्रा, ये सब क्या भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या है, जब इसी डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, डाइपोल मूवमेंट, जब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल को रखोगे तो भैया आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है, माइनस की तरफ, कहां से निकलती है, प्लस की तरफ से। तो इधर की तरफ कौन सा चार्ज मूवमेंट करेगा, प्लस वाला, और इधर की तरफ कौन सा चार्ज मूवमेंट करेगा, माइनस वाला। ये क्या है, 2L है। तो कह रहा है इसकी जो मूवमेंट होगी उसको P से लिखते हैं, और वो मूवमेंट इन दोनों चार्ज के, तो इन दोनों चार्ज के में से किसी भी एक चार्ज के डायरेक्टली होगी। क्यों होगी, क्योंकि भैया दोनों एंड पर जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा दोनों एंड पे क्या लगेगा, फोर्स, और जितना दोनों एंड में फोर्स लगेगा उतना ज्यादा क्या होगी इसके अंदर मूवमेंट होगी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली मूवमेंट क्या होगा, साइज ऑफ डाइपोल, साइज ऑफ डाइपोल जितना ज्यादा होगा भैया, टर्निंग इफेक्ट क्या होगा उतना, दोनों कंबाइन कीजिए, P इज इक्वल्स टू में क्या होगा, Q इंटू में 2L, ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म, क्या होगी, ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये स्केलर होता है, आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, कहां से आ रही है, प्लस से, तो इसकी मूवमेंट क्या हो रही है, उल्टा हो रही है। देखिए इसका प्लस कहां है, माइनस की तरफ, और इसका माइनस कहां पर है, यानी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन होती है, डाइपोल मूवमेंट हमेशा उल्टी होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है, प्लस से माइनस, तो इसकी मूवमेंट क्या होगी, ये मूवमेंट करके कहां जाएगा, इसका प्लस वाला चार्ज माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला चार्ज कहां जाएगा, तो अपोजिट टू फील्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन आता पिछले साल, क्या कह रहा भैया, ये डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, आपने इसको सेपरेट कर दिया, बीच में से काट दिया, इसका जो एक पीस निकला उसका आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो भैया आपको बता दूं, जब ऐसे काटोगे आप लाइन खींचोगे, बेटा उधर बैठे हो, बेटा वो तो उधर बैठे हो ना, गलत बैठी हो आप, हाँ और गलत बैठ गया, ठीक है। तो भैया अगर आप ऐसे काट दोगे तो इसके पीस के, ध्यान रखना जब आप ऐसे काट रहे हो, ठीक है, लेंथ वाइज काट रहे हो जब इसको, तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और सेपरेशन वही रहेगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज है ना, ये दो है, चार्ज कितना है भैया, Q/2, सेपरेशन क्या है 2L, तो P इक्वल्स टू में Q इंटू में 2L अपॉन में 2, तो Q इंटू में 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यानी इस केस में डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आधा हो जाएगा जब आप लेंथ वाइज काटोगे। जब आप इसको ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट दो, तो आप देखिए भैया ये डाइपोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस केस में आप डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि डाइपोल बचेगी नहीं, क्योंकि मैग्नेट थोड़ी ना है कि अगर इसको टुकड़ा करोगे तो उसके दोनों पार्ट क्या होंगे, मैग्नेट की तरफ वेपर है, नहीं, आपने दोनों चार्ज को सेपरेट कर दिया, अब ये नॉर्मली इंडिविजुअल चार्ज होगा, इस केस में आपकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, नहीं रहेगी, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अकेला चार्ज मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। अकेला चार्ज मूवमेंट चल तो सकता है, लेकिन मूवमेंट देखिए, मूवमेंट मतलब टर्न करना, और चलना तो नॉर्मल है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, फील्ड ड्यू टू डाइपोल, फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है भैया। तो डाइपोल की वजह से दो फील्ड होती है, एक तो हम निकालते हैं एक्सियल पर, और दूसरा निकालते हैं इक्विटोरियल पर, इक्वी, और मेरे ख्याल से लगभग सबको आते होगी, चाहे कितना ही बेवकूफ है लेकिन इसको करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सियल पे कब निकालते हैं भैया, ये प्लस है, ये माइनस चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है। अच्छा एक बात बताओ, ए की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, बोला हाँ, और बी की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। अच्छा ज्यादा कौन सी होगी, ए की इलेक्ट्रिक फील्ड या बी की, ए की ज्यादा होगी या बी की, इस पॉइंट पर बी की, क्योंकि बी पॉइंट क्या है भैया, इस पॉइंट के ज्यादा क्लोज है, तो भैया टोटल फील्ड क्या होगी पी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ए, बी की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया, तो आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, एल, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, निकाल लेंगे भैया। इसका फाइनल आंसर आने वाला भैया, आपको याद होगा के 2p अपॉन में आर क्यू, ये आने वाला है, ठीक है भैया। नॉर्मल कैलकुलेशन है, उसमें देख लेना, ठीक है। अच्छा इक्विटोरियल में क्या होता है कि आपका डाइपोल ये रहा माइनस और ये क्या रहा प्लस, है ना, सेंटर से दूरी क्या है आर, ये क्या है सॉरी एल, ये यहां से यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा होगा, ये माइनस चार्ज है इसकी लिक्विड क्या होगी, नीचे आएगी, ये प्लस चार्ज है इसकी लिक्विड क्या होगी, ऊपर जाएगी। यहां पर एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा, और ये भी क्या होगा थीटा।
आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करोगे यहां पे आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करोगे यहां पे आएगा। ठीक है, केवल आपको इन्हीं कंपोनेंट को लेना है, और जब आप यहां पे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2p cos थीटा, 2p 2e cos थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा kp अपॉन में r3, ये आने वाला है। ठीक है भैया, मैं कैलकुलेशन नहीं करना, आप देख लोगे तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको, बगैर रिटर्न में किया आपको नंबर नहीं आ सकता, भूल जाओगे। तो ये नॉर्मल कंसेप्ट है इसका। ठीक है भैया, अब बात करते हैं भैया, ये फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, एक्सियल इक्वेटोरियल। आपको बता दूं, एक्सियल पे आपने जो फील्ड निकाली उसकी वैल्यू थी के 2p अपॉन में r3, और इक्वेटोरियल पे जो आपने फील्ड निकाली वो क्या था, kp अपॉन में r3। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो आप देखोगे एक्सियल की जो भी फील्ड होगी वो 2 टाइम्स होगी इक्वेटोरियल के। ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दी होगी तो आप वहां से निकाल सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, पहला सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, है ना। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे भैया, ये चार्ज रिंग है, इसके ऊपर चार्ज हर जगह पे क्या यूनिफॉर्मली ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है जगह पर। ठीक है, आर डिस्टेंस पर आपको इस पॉइंट पर निकालनी है कुल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बता दो भैया, समझ गया, इस केस में आपको बता दूं, इस आधे हाफ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सब राइट में होगी, और आधे हाफ की उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लेफ्ट में होगी। तो आप देखोगे इस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है भैया, पी पॉइंट पर क्या आएगी, 0। ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब बात करते हैं भैया, और रिंग के एक्सिस पर, ये मेन है, ये ध्यान रखना, इसे समझना, थोड़ा डिटेल में करूंगा। रिंग के एक्सिस पर ये आ जाएगी, देखिए हो सकता है कि आपको कल जब भी आपका पेपर हो तो आपको दिख जाएगी ये रिंग है। अब मैं आराम से कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इसके ऊपर 4 और क्या भैया, प्लस चार्ज है। ठीक है, ये कैसी बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, क्या है, तो भैया ये एक्सटेंडेड बॉडी मान लीजिए ये है, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर 4 और चार्ज ऐसा फैला हुआ है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी, कहां पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट, क्या लेते हैं, एलिमेंट पे चार्ज कितना होता है, डी क्यू, क्या होता है, तो इस डी क्यू चार्ज के से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डीई, उसकी वैल्यू क्या होगी, के डी क्यू अपॉन में, अच्छा मैं डी क्यू क्यों ले रहा हूं, डी क्यू इसलिए ले रहा हूं क्योंकि छोटा एलिमेंट एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, छोटा एलिमेंट एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, चार्ज डी क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डी होगी। अब मुझे इस पॉइंट पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पूरी बॉडी की वजह से, तो सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करूंगा, ऐड करूंगा, इतने एलिमेंट है कि ऐड कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूं, इंटीग्रेट करूंगा, टोटल फील्ड क्या होगी, क्या होगी, इसको इंटीग्रेट करोगे क्या होगा, ई आएगा, इसको आप इंटीग्रेट अभी नहीं कर सकते, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिमिट भी आ जाती है। ठीक है, ये हो गया एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी क्या आपकी एक्सटेंडेड बॉडी है, तो हमने क्या किया भैया, यहां पे एक एलिमेंट लिया उसकी वैल्यू क्या है, डी क्यू, यहां पर एक एलिमेंट लिया उसकी वैल्यू क्या है, डी क्यू। ठीक है, जिसको ये चैप्टर आता ना उसको चैप्टर नंबर 5 में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैच करती है यहाँ पे, और उसकी जितनी भी चीजें मैच करती है सबकी सब आपको जान के हैरानी होगी कि वो सिलेबस में। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को अगर आपको आता है ना तो वो चैप्टर आसानी से कर लो। ठीक है, अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डीई, इधर बोलो हाँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर, डीई इधर। ठीक है, ये एक्स से दूरी कितनी इस पॉइंट की, आर, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो ये क्या होगा, एक्स, एक्स की वैल्यू आप सबको पता क्या होगी बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। लेकिन यहीं पे है मैग्नेट वाली रिंग में ना ये एंगल अलग होता है, वहां पर हम टेंजेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है, वो अलग है थोड़ा डायग्राम इसका, ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। इसको रिजोल्व करो तो डीई कॉस थीटा, इधर क्या होगा, डीई साइन थीटा, ऐसे इसको रिजोल्व करो डीई, और यहाँ पे क्या होगा, डीई, ये कैंसिल कर दिया, मतलब इस रिंग के डी साइन थीटा ने इस रिंग के, और ऐसी रिंग में जितने भी एलिमेंट होंगे सबका डीई साइन थीटा का सम क्या है भैया, 0 आएगा, कहां पर, पी पॉइंट पर। ठीक है, पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी साइन थीटा, जितनी भी रिंग में डी साइन थीटा सबका सम क्या आने वाला है, 0। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी किसकी वजह से होगी, केवल डीई
cos थीटा की वजह से। चलो भैया देखते हैं रिंग, पूरी रिंग का। तो पूरी रिंग पे कुल चार्ज कितना है? कितना चार्ज है? क्यू। टोटल चार्ज है, ध्यान रखना। यानी मैं अगर डी क्यू को इंटीग्रेट करूँ क्या आएगा? क्यू। क्यू क्या है? टोटल चार्ज है, ध्यान रखना। तब देखिए भैया डीई क्या है? इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डीई की वैल्यू के डी क्यू, दूरी कितनी बेटा? एक्स है। एक्स, एक्स की वैल्यू आप सबको पता है कितनी है? अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तो डी क्यू की वैल्यू क्या लिख दो? के डी क्यू अपॉन में क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ये रिंग है। और कॉस, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में बेस क्या है भैया? और हाइपोटेन्यूज क्या है? एक्स। अंडर रूट में है तो इसलिए हाफ कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका के डी क्यू आर अपॉन में नीचे क्या हुआ? आर की पावर 3 में। अच्छा, ये हाफ गलत हो गया ना। फिर इशारेबाजी मत कर, वहीं आके घुसड़ मारूं पे खींच के तेरे। एक्स क्यू है ना, और ये होगी रिंग। अब ध्यान रखना, ये आएगी पक्का, मैं बता दे रहा हूं आपको, आपके पेपर में मिल जाएगी आपको परसों, जब भी पेपर होगा। के बाहर आएगा, स्मॉल आर बाहर आएगा, और एक्स भी क्या है? बाहर ही आएगा। तो के बाहर आ गया, स्मॉल आर बाहर आ गया, एक्स क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? डी रिंग। डी क्यू क्या? एलिमेंट में चार्ज है। अगर सारे डी क्यू को जोड़ते जाओ, सारे डी क्यू को जोड़ोगे तो क्या आएगा? अगर सारे, ये डी क्यू क्या है? इसका छोटा सा पार्ट है। और सारे अगर डी क्यू को जोड़ोगे तो क्या आने वाला है? क्यू ही तो आने वाला है। ठीक है भाई। के आर अपॉन में एक्स क्यू, और यहां पे क्या होगा? क्यू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्स की वैल्यू आप सबको पता क्या है? ईपी इक्वल्स में के आर क्यू अपॉन में क्या होगा? कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। और आपको पता है इसकी अंडर रूट में एक्स की वैल्यू डालो। एक्स की वैल्यू क्या है? अंडर रूट में तो नहीं पकड़, तो हाफ। ये एक्स की है, केवल ये एक्स की वैल्यू है, लेकिन आपको पता है इसकी पावर 3 भी है, तो 3 भी लिख दो। तो क्या होगा? के स्मॉल आर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर इस मैंने अभी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाली थी? 0। रिंग के सेंटर पर आपको पता भैया सेंटर पे आ गए, यानी जो पॉइंट था वो कहां पे आ चुका है? सेंटर पर। तो यहां पर देखिए भैया पॉइंट कहां पर है? अभी एक्सेस पर है, कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। अगर मैं इस आर की वैल्यू को 0 कर दूं तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? तो अब चलो देखो, आर यहां पर 0 कर दो, कहां गया यार? ये आर की वैल्यू 0 कर दो, तो जैसे ही आप 0 करो तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? 0। तो वेरीफाई हो गया वहां से। आगे बढ़ते हैं भैया। क्या वो हाँ? इसका डाइपोल का, किसका? रिंग का? नहीं नहीं, वो आउट ऑफ वो आउट ऑफ सिलेबस है वो। देखिए भैया इक्विलिब्रियम कंसेप्ट क्या होता है भैया, सुन लीजिए। डाइपोल जब होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा आता है, तो कई बार उसके ऊपर टॉर्क लगता है, कई बार नहीं आ सके, कई बार टॉर्क लगता है और कई बार नहीं लगता। ठीक है, जब लगता है ठीक भैया तो डाइपोल क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और जब नहीं लगता तो डाइपोल क्या होता है भैया? स्टेबल होता है। अब देखिए जरा मैं आपको बता दूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सही कंसेप्ट, ध्यान दीजिए बेटा। अच्छा, चार्ज के सिस्टम वाला इक्विलिब्रियम कह रहे हैं तू? चार्ज के सिस्टम वाला देखिए भैया, सुन लीजिए, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आ रहा है। सुन लीजिए, ये Q1 है, ये Q है, ये Q है। ठीक है, बोल रखा है कि आप एक स्मॉल Q चार्ज को रखो। क्या रखो? कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। समझ रहे हो? अभी देखो, अगर मैं इसको नहीं रखता तो आप सबको पता है इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। ये इसको इधर धकेलेगा, इधर भगाएगा, और ये इसको इधर धकेलेगा, इधर भगाएगा। अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन कह रहा है कि एक चार्ज लाओ स्मॉल Q और उसको रखो यहां पर। इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल Q को यहां पे रखो और बताओ इसका साइन क्या हो अगर ये दोनों पॉजिटिव है? क्या है? ठीक है,
तो इसका साइन क्या हो, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड कितना हो कि इसके रखते के साथ ही ये यहां पे रुक जाए और ये यहां पे रुक जाए। अब एक बात सोचिए, नाम देता हूं मैं ए बी और इस पॉइंट का नाम देता हूं सी। आपको पता है अगर मैं बात करूं, अभी ये नहीं रख रहा मैं, अभी इस चार्ज को हटा दूंगा मैं, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल कर रहा है लेफ्ट में, कितना फोर्स होगा बताइए, क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ऐसे ही ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल कर रहा होगा, क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होगी, दूरी कितनी है दोनों के बीच में आर, तो क्या होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में, दूरी कितनी है, ऐसी इसकी वैल्यू क्या होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन में। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रखा तो ये रुक गया, रुकने का मतलब क्या है कि इसके बराबर का इधर फोर्स लगने लगा होगा, क्योंकि अगर ये नहीं था तो ये वाला चार्ज इस पे इधर ही फोर्स लगा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रखा तो ये यहां पे रुक गया, रुक गया मतलब कि जो ये फोर्स लगा था उसको उल्टा फोर्स ये लगाने लगा होगा, तभी ऐसा सकता है। तो ऐसा जब ही हो सकता है जब भैया अगर ये दोनों किनारे वाला चार्ज क्या है भैया, अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्या होना चाहिए, चलो इसका मैं, अगर दूरी क्या है इनके बीच में एक्स है तो इसकी बात क्या होगी आर माइनस एक्स। तो आपको पता भी है ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज, अगर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर फोर्स लगा रहा है तो अगर ये रुक गया है तो इसका मतलब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कहां लगा है फोर्स, इधर, फोर्स ऑन बी ड्यू टू, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम देखिए ध्यान दीजिए, अगर इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि एफ बी सी बराबर में एफ, एफ बी सी बराबर में एफ। अगर ये देखिए जैसा इसकी कंडीशन है बिल्कुल सेम कंडीशन वही है, तो आप दोनों में से किसी एक चार्ज को ले सकते हो। तो एफ बी सी बराबर में एफ बी, एफ बी सी क्या हुआ बताइए, बी सी किसके बीच का फोर्स है, बी सी, इनके बीच का फोर्स बताओ क्या होगा, के चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज क्या है कैपिटल क्यू, दूरी कितनी है बी और सी के बीच में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसी क्या होगा बी और ए के बीच का फोर्स, बी बी ए के बीच का फोर्स क्या है, इन दोनों के बीच में क्या होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आप देखोगे तो क्या होगा क्यू स्मॉल आर एक्स का होल स्क्वायर और ये क्या होगा कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, ये हो गया, इसको इधर लो, ये आएगा स्मॉल आर स्क्वायर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये क्या होगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है भैया। अब देखिए ये एक इक्वेशन बनी है, अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, साइन तो पता लग गया लेकिन स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहां रखा गया है, ठीक है, ये कहां स्मॉल क्यू कहां रखा गया। तो भैया देखिए जब स्मॉल क्यू कहां रखा गया है तो आप इसको इक्विलिब्रियम में लेकर चलोगे, और जब पूछेगा स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है तो आप इसको या इसके इक्विलिब्रियम में लेकर चलोगे। तो मतलब अभी हमने क्या लिया, क्या लिया, किसको इक्विलिब्रियम में लिया, मैंने इसको इक्विलिब्रियम में लिया भाई, बी वाले को, बी वाले पे लगने वाला इधर वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर था, यानी हमने इसको इक्विलिब्रियम में लिया है। तो अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में लूंगा तो मेरा क्या आएगा स्मॉल क्यू की वैल्यू, और अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में लूंगा तो मेरा क्या आएगा पोजीशन, कहां पे रखा हुआ है, तो अभी मैं निकाल रहा हूं पोजीशन, पोजीशन ऑफ स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू कहां रखा हुआ है, तो क्या लूंगा इसको इक्विलिब्रियम में, इसको इक्विलिब्रियम में लेने का मतलब क्या है कि आपको पता है ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, कितना फोर्स खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू, ये क्या भैया ए है, ऐसे ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो एफ सी ए बराबर में एफ सी बी, एफ सी ए का सी ए की वैल्यू कितनी है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दूरी कितनी है भैया, इनके बीच की दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दूरी कितनी इनके बीच में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऊपर की टर्म कैंसिल होगी, इसको उल्टा कर दो एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, तो एक्स और ये भी एक्स इधर आएगा तो क्या होगा एक्स और ये क्या होगा स्मॉल आर, तो 2x इक्वल्स टू में स्मॉल आर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आर अपॉन में ये एक्स आ गया, क्या आ गया एक्स आ गया। मतलब ये पता लग गया कि भैया ये जो चार्ज रखा हुआ है ना वो आर के बीचों बीच रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है
आर के बीचों बीच रखा हुआ। अब आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ स्मॉल की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये निकाल लिया तो स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर, एक्स की वैल्यू कितनी रखी बेटा, आर बाय में 2 का होल स्क्वायर बराबर में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। तो बेटा देखो स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्या होगा, इसको करोगे सॉल्व तो स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्या होगा आपका, आर बाय में 2 हो जाएगा ना नीचे वाला, आर बाय में 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आर बाय में 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन में 4 आएगा, और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो 4 ऊपर गया तो 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो इधर लिया इसको इधर लिया तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल क्यू अपॉन में। देखिए क्वेश्चन पता है, एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा भैया ये दो चार्ज का सिस्टम है, मैं इस बार ही प्लस नहीं ले रहा माइनस ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, माइनस ले रहा हूं। अभी ये दोनों क्या होंगे, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, क्योंकि ये इसको ए वाला चार्ज बी वाले चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और बी वाला चार्ज ए को इधर रिपेल करेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब एक दूसरे के दूर भाग रहे हैं, लेकिन एक चार्ज मैं ला रहा हूं स्मॉल क्यू और यहां पे रखा मैंने, इसका साइन बताओ क्या होगा, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसको सी नाम देते हैं, तो अगर इसके आते के साथ ही ये यहां पे रुक गया, रुकने का मतलब क्या है कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर खींच रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू, ठीक है, और ये भी रुक गया, यानी ये वाला चार्ज जो है इस वाले चार्ज को इधर खींच रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अच्छा ये भी यहीं पर रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज इधर खींच रहा होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज को इधर खींच रहा होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। और अगर आपको क्या निकालनी है, स्मॉल क्यू निकालना है, तो आप इसको इक्विलिब्रियम में लोगे, और अगर आपको पोजीशन निकालनी है, पोजीशन, तो आप इसको इक्विलिब्रियम में लोगे, ठीक है। स्मॉल क्यू निकालना है तो एक्सट्रीम वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में लेके चलोगे, और पोजीशन निकालनी है तो स्मॉल क्यू वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में लेके चलोगे, ठीक है। अगला टॉपिक बताओ, टॉर्क ऑन डाइपोल। भाई देखिए ये अच्छा टॉपिक है, टॉर्क ऑन डाइपोल। भाई प्लीज देखिए, बोलिए नहीं बोलिए, टॉर्क कब लगता है, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। देखिए टॉर्क लगने की सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है, दो इक्वल अपोजिट फोर्स हो, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। सेम लाइन में अगर दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगेंगे तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, कोई फिर जैसे मान लीजिए इस मार्कर को मैं राइट में भी खींच रहा हूँ, लेफ्ट में भी खींच रहा हूं, दोनों फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर एक फोर्स को ऐसे लगा रहा हूं मैं और एक फोर्स को ऐसे लगा रहा हूं, दोनों इक्वल है अपोजिट है, इसके अंदर क्या आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, ठीक है। तो टॉर्क कब आता है, व्हेन टू इक्वल अपोजिट फोर्स आर एक्टिंग डिफरेंट लाइन, ठीक है भैया। जब दो इक्वल अपोजिट फोर्स कहां लगेंगे, डिफरेंट लाइन में, तो वहां पे क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ये ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कितने फोर्स है, एक ही फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा कौन चार्ज भागता है, माइनस चार्ज, कितने फोर्स है, एक ही फोर्स है, दोनों के बीच में। अच्छा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, कितना, माइनस से प्लस ही होती है। अच्छा इस फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या होता है भैया, हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, अच्छा एक बात तो, हाइपोटेनियस क्या है, ये है ना, ये है क्या, डाइपोल, और डाइपोल की लंबाई क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और डाइपोल की लंबाई कितनी होती है, 2l, क्या होती है, तो 2l साइन थीटा आ गया। तो और क्या होता है, आइदर फोर्स मतलब क्यू, और परपेंडिकुलर सेपरेशन यानी ये, यानी क्या होगा, 2l, अगर आपको याद है क्यू इंटू में 2l क्या होता है, पीई साइन थीटा। टॉर्क की वेक्टर फॉर्म क्या होगी, पी क्रॉस ई वेक्टर, यानी अपनी उंगलियों को डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमावे, मतलब समझे कि मान लीजिए डाइपोल मोमेंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये डाइपोल घूमेगा कहां पे, अपनी उंगलियों को कहां से कहां पे घुमाना है, पी से कौन सी उंगली को, सीधे हाथ की उंगलियों को, इधर देख, पी से ई की तरफ घुमाना है आपको उंगलियों को, ठीक है।
तो पी से ई की तरफ घुमाओ तो कहां जा रहा है, थंब अंदर, यानी जो टॉर्क आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज और उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब मान लीजिए आपका पी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब डाइपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऊपर है, तो पी से ई की तरफ घुमाओ उंगली, खत्म कहा है भैया बाहर, और यानी क्या होगा भैया, और क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, स्पेशल केस इसमें देखते हैं। स्पेशल केस में क्या कहते हैं भैया, अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो का मतलब क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है। अच्छा डाइपोल मोमेंट इधर सेम होने का मतलब क्या है, इधर इसका माइनस चार्ज होगा, इधर क्या होगा प्लस चार्ज होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव चार्ज कहां पे होगा, यहाँ पे होगा। तो आपको पता है इस प्लस को ये कौन खींचेगा, माइनस, और इस माइनस को कौन खींचेगा, प्लस। यानी डाइपोल इस केस में क्या होगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि इस प्लस को इधर खींचा जा रहा है, इस माइनस को इधर। अब दो चीजों को ऐसे, एक इधर खींचू इधर, क्या घूम सकता है कभी, नहीं घूम सकता, यानी टॉर्क भी लग रहा है और घूम भी नहीं रहा, टॉर्क भी नहीं लगे और घूम भी नहीं रहा। और अगर आप थोड़ा बहुत घुमाने का प्रयास करो तो फिर ऐसे ही हो जा रहा है ना। तो इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या होता है, टॉर्क भी जीरो और एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, क्या होगी, क्योंकि घूम ही नहीं सकता इस केस। ठीक है, और ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ऐसे क्या होगा अगला केस में, थीटा इक्वल्स टू 180 हो। 180 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी कहां जा रही हो, राइट में, तो डाइपोल मोमेंट कहां पे हो, लेफ्ट में। डाइपोल मोमेंट लेफ्ट में होगा, इसका मतलब यहां पर इसका माइनस होगा और यहां पे क्या होगा, इसका डाइपोल का प्लस होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकलती है, प्लस से, और कहां जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव इसको रिपेल करेगा और इसका पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, थोड़ा भी छूओगे तो पूरा घूम जाएगा। तो इस केस में टॉर्क तो जीरो है, पीई साइन 180 जीरो होता है, टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो, लेकिन एनर्जी क्या है इस केस में, मैक्सिमम है। क्या है ये, मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि भैया अगर थोड़ा भी टर्न करोगे तो पूरे घूम जाएगा, टर्न कर जाएगा। तो अगर डाइपोल खुद ब खुद अपने आप टर्न कर जा रहा है तो उसका मतलब उसके पास एनर्जी थी और मैक्सिमम होगी। ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें का अगला टॉपिक है एनर्जी इन डाइपोल। एनर्जी इन डाइपोल नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस है। अरे वो तो अभी है ना, पहले एनर्जी डाइपोल, डाइपोल खत्म कर दो ना, ये अगले चैप्टर का है। किसमें, ये पहले का है नोट, 2 साल पहले के नोट से। ठीक है, ठीक है, अभी हाँ करा रहा हूं मैं ये बेटा, पहले देख लिया। देखिए आपको पता है कि डाइपोल जब रोटेट करेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा। डाइपोल मोमेंट क्या, पी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ई। इस केस में टॉर्क क्या होगा, डाइपोल मोमेंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एंगल कितना है, थीटा। तो टॉर्क क्या होगा इसके ऊपर, पीई, ऑब्वियस सी बात है भैया। अब आपको पता है इस टॉर्क की वजह से डाइपोल रोटेट करेगा, यानी थीटा क्या होगा, वेरिएबल, तो टॉर्क भी क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेंट लूंगा, क्योंकि टॉर्क वेरिएबल है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंस्टेंट। तो एट एनी इंस्टेंट एंगल कितना उस वक्त, थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, और डाइपोल मोमेंट कितनी है, पी। तो टॉर्क कितना होगा, पीई साइन थीटा। किसी भी इंस्टेंट पर एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, डाइपोल मोमेंट कितना है, पी, तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा और टॉर्क कितना होगा, पी साइन थीटा। अब आपको पता है भैया, ये देखिए टॉर्क हमेशा लगता है डाइपोल को स्टेबल करने के लिए। एक पत्थर को छोड़ता हूं, क्या लगती है, ग्रेविटी, क्यों, ताकि वो जमीन पे गिर जाए, जमीन पे गिर के क्या होगा, स्टेबल रहेगी भाई। यानी कोई चीज अगर अपने आप लग रही है, इसका मतलब समझ जाना वो चीज उसको क्या करने का प्रयास कर रही है, कहीं पर भी स्प्रिंग को खींचो, छोड़ोगे तो अपने आप एक फोर्स लगता है जो स्प्रिंग को कहा जाता है, क्यों लगता है, ताकि वो चीज क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, अपने आप को ऐसे टेढ़ी करो, छोड़ोगे अपने आप सीधी रहेगी, क्यों, क्योंकि आपको उस फोर्स के अगेंस्ट में दूसरा फोर्स लग रहा है। यानी कोई फोर्स अगर बॉडी खुद से लगाती है या अपने आप से लगता है तो वो हमेशा क्या करता है, उसको स्टेबल करता है। क्या करता है, ये टॉर्क क्या कर रहा है भैया, टॉर्क जो लग रहा है वो डाइपोल को स्टेबल कर रहा है। मैं क्या करता हूं, ग्रेविटी क्या करती है, पत्थर को खींचती है, पत्थर को खींच करके जमीन पर लाती है और क्या करती है, स्टेबल करती है। अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर दूं तो एनर्जी कम होने की बजाय क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर ये टॉर्क स्टेबल कर रहा है, मैं इस टॉर्क के अगेंस्ट में काम कर देता हूं। ठीक है, तो स्टेबल होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा। तो वर्क अगेंस्ट दिस टॉर्क,
स्टोर के गेज में जब अगर मैं वर्क करूंगा तो वर्क की वैल्यू क्या होगी? एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। अगर आपको याद होगा इंस्टेंट की बात कर रहा हूं तो टॉर्क उसमें क्या है? पीई साइन थीटा। वर्क की वैल्यू क्या होती है? वर्क की वैल्यू इंस्टेंट पर, वर्क की वैल्यू क्या होती है इंस्टेंट पर? डी डब्ल्यू सुअर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डी थीटा। इंस्टेंट पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डी थीटा, वर्क क्या होता है? डी डब्ल्यू। और टॉर्क आपको पता ही है इंस्टेंट वर्क कितना है? पी साइन थीटा। तो भैया एंगुलर देखिए, जब एंगल की बात करता हूं तो भैया वर्क होता है टॉर्क इंटू में थीटा। क्या होता है? ये है आपका रोटेशन मोशन में, ठीक है, वर्क निकलवाया था मैंने, ठीक है। तो यहां पे वर्क कितना होगा? डी डब्ल्यू इक्वल्स में टॉर्क इंटू में डी थीटा। डी डब्ल्यू इक्वल्स में टॉर्क की वैल्यू क्या? पीई साइन थीटा डी थीटा। टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क निकालने के लिए आप इन दोनों टर्म को क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का क्या होगा? डब्ल्यू। आप कहां से ले आ रहे हो? थीटा 1 से थीटा 2 पे, तो क्या होगा? पीई बाहर आएगा। किसी भी डाइपोल के लिए उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? ध्यान सुनना। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ही, तो भी क्या है? कांस्टेंट। क्या होगा? साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंडिकेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? तो डब्ल्यू इक्वल्स में माइनस कॉस थीटा। पीई कहां गया अभी? पीई पीई माइनस कॉस थीटा। लिमिट लग गई थीटा 1 से लेके थीटा 2। अच्छा कि यदि माइनस आ जाए और लिमिट भी है साथ में, तो जिसके पास मैथ्स नहीं है उसके लिए बता रहा हूं शॉर्टकट कि भैया माइनस हटा दो, लिमिट ऊपर नीचे कर दो, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स में पीई कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2। अब भैया आपको पता थीटा क्या? थीटा वेरिएबल है, हर बार थीटा बदलता रहेगा, तो क्या होगा? वर्क क्या आएगा? पीई कॉस थीटा 1 माइनस, ये वर्क आपने किसके अगेंस्ट में किया है? टॉर्क के अगेंस्ट में, जो कि इसको स्टेबल करने का प्रयास कर रहा था, यानी ये एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। अगर आपको एंगल दे रखा होगा, आप इतने एंगल से इतने एंगल पे ले आ रहे हो, तो आप एनर्जी निकाल सकते हो। एंगल थीटा 1 रखोगे, एंगल 2 थीटा 2 रखोगे, ठीक है। वहां पर सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। ऐसे आप किसी को भी किसी भी कंडीशन में वर्क निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअल में ये जो टॉपिक है आपका, ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है, लेकिन मैं डाइपोल करा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे करवा दूं, ठीक है भैया। अभी आप